नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। तो चलिए इस बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करवा देते हैं। लखनऊ से इस वक्त बता देते हैं, सचिवालय में कोरोना केस के बढ़ने से हड़कंप मच गया है। आपको ये जानकारी दे देते हैं, सचिवालय में 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया। खाद्य रसद विभाग में तैनात है सभी कर्मचारी। ये जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। लखनऊ से आ रही है, सभी अनुभागों में किया गया है बंद, ये भी आपको बता देते हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर सचिवालय में कोरोना के मामले मिलने से हड़कंप मच गया है। सचिवालय में 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं, खाद्य रसद विभाग में तैनात थे सभी कर्मचारी, इसके बाद सबकी जानकारी ली गई है और लगातार बढ़ते कोरोना के बाद ये हड़कंप मच गया है। आपको ये जानकारी दे देते हैं, लखनऊ में सचिवालय में 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, सभी खाद्य रसद विभाग में तैनात थे। कोरोना पॉजिटिव लोगों में एक अनुभाग अधिकारी और संयुक्त सचिव भी शामिल है। सचिवालय के खाद्य रसद में बांट माफ विभाग में 13 अनुभाग है, लेकिन कर्मचारी संक्रमित होने के बाद सभी अनुभागों को बंद कर दिया गया है। ये हम जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि बात लखनऊ की कर रहे हैं। अक्सर जोशी हमारे संवाददाता जुड़ गए, सीधा उनसे जानकारी लेते हैं। सचिवालय में कोरोना के केस से हड़कंप मच गया है, जानकारी दीजिएगा क्या कुछ, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि एक साथ 13 कोरोना के कर्मचारी एक साथ मिले हैं। बिल्कुल राधिका, देखिए आज सचिवालय में जो है जिस तरह से कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं, सचिवालय के अंदर कोरोना कोविड के जो पेशेंट मिले हैं, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो सचिवालय विभाग है, उनमें हड़कंप मच गया है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक वाकई चिंता की बात है, चिंता की लकीर खींचता है, क्योंकि अभी इससे पहले हाल ही में हमने देखा था कि राष्ट्रीय मिशन NRHM के में जो कॉल सेंटर बनाया गया था राष्ट्रीय मिशन के तहत, उस कॉल सेंटर के अंदर 3 कर्मचारी कोरोना कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद कॉल सेंटर को बंद किया गया था। उसके बाद हाल ही में भी जो राजधानी स्थित सिविल हॉस्पिटल है, उसके अंदर 2 डॉक्टर जो है कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि वो दूसरे डोज की वैक्सीन भी ले चुके थे। उसके बाद 14 दिन उनको हो चुके थे, उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो जिस तरह से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, वो सरकारी विभागों में हो चाहे स्कूलों में हो। अभी हाल ही में अभी आपको बता दें, 2 दिन पहले घटना है कि CMS महानगर में जो लखनऊ का काफी चर्चित स्कूल है, उसमें कोरोना पॉजिटिव के कई केस निकले थे। टीचर पॉजिटिव थी, बच्चे पॉजिटिव थे, जिसके बाद स्कूल को सील कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव के जो केस निकल के आ रहे हैं सामने, वो वाकई उत्तर प्रदेश सरकार के लिए चिंता की लकीर खींचते हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार लगातार अपनी टीम 11 के साथ बैठक कर रही है, सरकार लगातार दिशा निर्देश जारी कर रही है। सचिवालय में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो जितने भी उनके आसपास संपर्क में आए हैं, क्या उन्हें जागरूक किया गया है? क्या उनकी भी जांच की जा रही है? क्या उनकी भी कोरोना टेस्टिंग होगी? बिल्कुल, देखिए सचिवालय की जो घटना है उसमें 13 लोग जो कोविड पॉजिटिव निकले हैं। आज पूरे दिन भर में उनके जो संपर्क में व्यक्ति आए हैं, क्योंकि सचिवालय है तो जाहिर सी बात है वहां आम आदमियों का भी आना जाना लगा रहता है, साथ ही अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, मंत्री विभाग के कई बड़े मंत्रियों का भी आना जाना लगा रहता है। तो जाहिर सी बात है कि आज विभाग में जितने भी लोग उनके संपर्क में आए होंगे, उन सबके नाम नंबर नोट किए जाएंगे, CCTV के माध्यम से उनकी डिटेल निकाली जाएगी और कहीं ना कहीं सबको सूचित किया जाएगा कि सचिवालय में जब आप इस विभाग के अंदर आए थे तो 13 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए, तो जल्द ही वो अपनी भी जांच करा लें, उनकी भी RT-PCR जो है टेस्ट कराए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सचिवालय में जो कोरोना पॉजिटिव आज 13 लोग निकले, उसके बाद पूरे सचिवालय में हड़कंप मच गया है। जल्द ही पूरे सचिवालय का जो खाद्य रसद डिपार्टमेंट है उसको जो है सील किया जाएगा, सैनिटाइजेशन का प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो अधिकारी उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर कंडीशन जानकारी दे दीजिएगा, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार टेस्टिंग की बात करे, वैक्सीन की बात करे, जनता तक पहुंचाने के लिए क्या कर रही है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं CM योगी आदित्यनाथ, वो भले ही बंगाल दौरे पे हों, लेकिन वो लगातार अपनी जो टीम 11 जो उन्होंने अपनी टीम का गठन किया था कोरोना को लेकर के, वो लगातार अपनी टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। लगातार जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके नोडल अफसर तैनात किए गए हैं। लखनऊ के जो बड़े बड़े जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें नोडल अफसर तैनात किए गए हैं, ताकि आम जनता तक आसानी से कोरोना की वैक्सीन पहुंच सके, आसानी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो सके। अभी तक जो ये चल रहा था कि सरकारी विभागों के जो अधिकारी थे, जो 60 साल के ऊपर के जो आम नागरिक थे या जो और लोग थे, उनको कोरोना वैक्सीन दी जा रही थी, लेकिन अब जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कोरोना की वैक्सीन शुरू करेगी, ताकि आम जनता तक कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। राधिका जी, आपने कहा कि आम जनता तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की तमाम वो व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन तस्वीरें यह है कि कोरोना के आंकड़े कहीं बड़े आंकड़े ना हो जाए, इसको लेकर वैक्सीनेशन की बात की जाए, क्या टेस्टिंग की प्रक्रिया भी बढ़ाई गई है? हम देख रहे हैं कि रैंडम टेस्टिंग की जा रही है, क्या उत्तर प्रदेश से भी ऐसी कोई खबर?
जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ के कई जो आसपास के जो बड़े बड़े जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि जो लोग उत्तर प्रदेश के बाहरी प्रदेशों से आ रहे हैं उनके लिए टेस्टिंग की जा रही है। जो एयरपोर्ट पे आ रहे बाहरी देशों से या बाहरी स्टेट से उनके टेस्टिंग की जा रही है। साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी पूरी टेस्टिंग की प्रक्रिया का रखा गया है, बस अड्डों पर पूरी टेस्टिंग की प्रक्रिया का इंतजाम रखा गया। तो जो भी लोग उत्तर प्रदेश के बाहर स्टेटों से आ रहे हैं या ऐसे कोई व्यक्ति जिन पे शक होता है या जिनकी तबियत खराब होती है उनकी रैंडम टेस्टिंग की जा रही है, उनकी लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर काफी सजग है। फिलहाल अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही है उनमें यह है कि जिस भी व्यक्ति की तबियत खराब होती है उनकी रैंडम टेस्टिंग की जाती है, बराबर उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। अगर उनकी ज्यादा तबियत खराब होती है तो उनको क्वारंटीन किया जाता है, अगर कम तबियत खराब होती है तो उनको होम क्वारंटीन कर दिया जाता है। तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार RT-PCR के माध्यम से, रैंडम टेस्टिंग के माध्यम से, मैपिंग के माध्यम से लोगों पर बराबर नजर बना के रखे हुए, ताकि कोरोना का जो एक विस्फोट होता है कि अगर किसी एक व्यक्ति में और वो कहीं बस अड्डे पर अगर पहुंचता है या किसी रेलवे स्टेशन पर अगर पहुंचता है तो एक बड़ी जनसंख्या को उससे नुकसान ना होने पाए। तो उसको लेकर के राज्य सरकार बराबर अपनी नजर बना के रखे हुए है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। राज्य सरकार अपनी नजर बनाई हुई है और बहुत जल्द उम्मीदें की जा रही है कि जिस तरह कोरोना की रफ्तार जो बढ़ रही है उसे कहीं ना कहीं कम करने में कामयाब हो। आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव की करेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ी ये खबर है। सुप्रीम कोर्ट में दखल देने से इनकार कर दिया गया है। ये आपको जानकारी दे देते हैं क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर ये खबर निकल कर आ रही है सामने। आरक्षण के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने के लिए कह दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से ये जुड़ी खबर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से साफ साफ इनकार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से मना कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए राजवीर सिंह, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजवीर सिंह, पंचायत चुनाव को लेकर इस बार जानकारी दी जा रही है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे मना कर दिया गया है। अब आरक्षण के मामले में याचिकाकर्ताओं की खारिज कर दी गई है याचिका। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, आरक्षण चुनाव को लेकर राधिका ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पड़ी थी। उस याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ ये याचिका डाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो आरक्षण को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो ठीक नहीं है और 1995 के आधार पे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया को लागू किया जाए। क्योंकि बीते 15 मार्च को हाईकोर्ट द्वारा ये आदेश दिया गया था और उसके बाद से इस हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दिलीप कुमार ने डाली थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि ये उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के आरक्षण का मामला है और इसकी सुनवाई हाईकोर्ट, उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में ही होगी, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनी जाएगी। तो ये कहते हुए खारिज कर दी गई है याचिका। तो अपने आप में पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ा फैसला कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और अब इसकी पुनः सुनवाई हो सकती है तो सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के लिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कह दिया है। इधर पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। क्या अब सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा? क्या तारीखों का ऐलान जो कर दिया गया वो आगे बढ़ जाएगा, टल जाएगा? देखिए, आज राधिका, आज के सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से, इस फैसले से ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि आरक्षण को लेकर, पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा आदेश आए कि आरक्षण को लेकर कोई डिसीजन आए जिससे चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। तो क्या याचिकाकर्ताओं की हाईकोर्ट में सुनवाई होगी? क्योंकि यही तो है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद अब वो हाईकोर्ट जाते हैं, तो अब तो चुनाव का ऐलान हो गया है ना। अब क्या करेंगे? अगर हाईकोर्ट नहीं सुनवाई करेगा तो कहीं ये जो चुनाव के ऐलान की गई तारीखें हैं इन्हें कैंसिल कर दिया जाएगा और बढ़ा दिया जाएगा? नहीं, ऐसा संभव नहीं है राधिका। अब चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका यही कहते हुए खारिज की है कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है, आप इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका नहीं कर सकते हैं। इसको पुनर्विचार याचिका अगर आप दायर कर सकते हैं तो ये हाई कोर्ट में ही डालें और इसका फैसला हाई कोर्ट इलाहाबाद ही करेगा। तो एक तरह से जो पूरा मामला चल रहा था इसको खत्म ही समझिए, क्योंकि ये जो याचिका डाली गई थी इसलिए डाली गई थी कि जो पंचायत चुनाव में आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया 2015 को न अपना के 1995 में जिस प्रक्रिया, आरक्षण प्रक्रिया के तहत चुनाव कराए गए थे उस प्रक्रिया के तहत चुनाव कराए जाए। लेकिन इस बात को अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि इस पर डिसीजन जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ही लेगा।
तो अपने आप में एक तरह से ये जो तमाम अड़चने चल रही थी, तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, उस पर विराम लगा है। बिल्कुल, यानी सुप्रीम कोर्ट ने तो हाई कोर्ट के लिए कह दिया। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट में जाता है तो क्या कुछ चीजें समझ में आती है, सामने निकल कर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि बात उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग के पंचायत चुनाव की करेंगे। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन आपको ये बता देते हैं कि पहला चरण 15 अप्रैल को, दूसरा चरण 19 अप्रैल को और तीसरा चरण 26 अप्रैल को, जबकि चौथा और अंतिम चरण 29 अप्रैल को कराया जाएगा। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार ने आज ही इसी सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। हम लोग पंचायत चुनाव का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये बताते हुए मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव जो उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव है, इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है। आज हमने अधिसूचना इसकी जारी की है। अधिसूचना के अनुसार 4 चरणों में ये चुनाव किए जाएंगे। 4 चरणों में इस बार ब्लॉकवार नहीं करके हम लोग चुनाव जनपदवार करेंगे। पहले फेज में कितने जिले हैं? पहले फेज में 18 जिले हैं, दूसरे में 19 जिले हैं, तीसरे में 20 जिले हैं और चौथे में 18 जिले हैं। तो इन जिलों का मतदान एक दिन में समाप्त हो जाएगा। पहले चरण का मतदान जो है वो 15 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का 19 को होगा, तीसरे चरण का 26 को होगा, 26 अप्रैल को। ये सभी अप्रैल हैं, ये 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और चौथे चरण का 29 अप्रैल को होगा। और मतगणना अगले महीने यानी मई महीने में 2 तारीख से प्रारंभ होगा। ये संक्षिप्त में ये हमारे कार्यक्रम हैं। ये मुख्यतया ये हमारे कार्यक्रम हैं जो आज से प्रारंभ होकर और मतगणना तक ये पूर्ण हो जाएंगे। ये बहुत प्रतीक्षित चुनाव था। कोरोना के चलते से काफ़ी विलम्ब हुआ है और हमारे पास में समय सीमा काफ़ी कम थी, जो अवधि हमारे लिए है, इसलिए हम लोगों ने इसे इस अवधि में पूर्ण करने का, सुचारू ढंग से पूर्ण कराने का किया है। इससे संबंधित निर्देश सभी जनपदों को जा चुके हैं। सभी संबंधित पदाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और ये चुनाव सकुशल संपन्न होंगे। और ये पूरे प्रदेश में मुझे पूर्ण विश्वास है हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्षतापूर्वक ये चुनाव कराएंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात किसानों की करेंगे। किसानों की ओर से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने आज कृषि कानूनों का विरोध करते हुए एक बार फिर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसान सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में महिलाएं किसान भी शामिल हैं। हमारे संवाददाता हैदर अली ने महिलाओं किसानों से बातचीत की। क्या कुछ क्या, सुनिए। आज किसानों की तरफ से भारत बंद है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान बैठे हैं और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। एक तस्वीर ये देख लीजिए, ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है। यहाँ आज सड़क पर किसान बैठे हैं मंच को छोड़कर और सुबह 6 बजे से ही ये जो बंद की कॉल थी उस पर ये लोग कायम हैं और 12 घंटे की ये कॉल है संयुक्त किसान मोर्चा की। यहाँ बॉर्डर पर कुछ महिलाएं आई हुई हैं, महिला किसान जो कि लंबे अरसे से यहाँ मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे इस बंद को वो कैसे देखती हैं। तो आप कहाँ से आए हो, कब से हो और ये बंद का समर्थन असर होगा कुछ इसका? सितारगंज से आए हैं। कब से हो यहाँ पर? हमको अभी 4 महीने हो ही गए, समझो 4 महीने हो गए पूरे। ये सड़क पर बैठे हैं, आज भारत बंद है, कुछ असर होगा इसका? देखो अब सुधर जाएगा तो हो जाएगा, ना सुधर पाया तो कह नहीं सकते। बैठे तो उसके लिए, सुधारने के लिए, ये भी सुधर जाए तो सही है। नहीं तो देखो बाल बच्चे छोड़ के बैठे यहाँ, एक रोटी रोजी की आंटी, कहा जाता है कि महिलाएं घर में रहती हैं लेकिन आप यहाँ 4 महीने से हैं, फैमिली को छोड़ के यहाँ रह रही हैं। फैमिली साथ में है, फैमिली गांव में है या यहाँ? फैमिली तो घर में ही है हम लोग की, यहाँ जहाँ पे आए हुए बच्चे घर पे ही है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। फैमिली को छोड़कर इस तरह सड़क पे बैठना याद नहीं आती फैमिली?
बहुत ज़्यादा आती है, क्या करें, कोई बच्चे भी हैं, करना है भी, देखना भी है, सब कुछ देखना पड़ता है। क्या लगता है आंटी, कुछ हल निकलेगा? ऐसे 4 महीने से आंदोलन चल रहा है, बातचीत खत्म हो चुकी है। अब मोदी जी निकालेंगे तो देखो, निकालें ना तो चाहिए, है ना, वो तो निकालें तभी तो उठेंगे किसान। अब ऐसे ही बैठ रहेंगे तो क्या होगा, है ना। आप बताओ क्या कहना चाहोगे सरकार से, कैसे हल निकले? सरकार को क्या कहें, सरकार सुन कहाँ रही है, नहीं सुन रहे ना सुने तभी तो कहें कुछ, कह तो रहे हैं, सुने कहाँ वो, है ना। अम्मा कहाँ से आए हो आप? ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਨਵਾਬਗੰਜੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। तो आप देख सकते हैं ये आंदोलन पिछले 4 महीने से चल रहा है, लेकिन बातचीत खत्म है, डेडलॉक है। ना किसानों की तरफ से इनिशिएटिव, ना सरकार की तरफ से, और अंजाम ये है किसान सड़कों पर हैं। और अब देखना यही होगा ये आंदोलन कब खत्म होता है। फिलहाल अभी कोई भी रास्ता निकलता नज़र नहीं आ रहा है और दिल्ली की सीमाओं पर आज किसान शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। हैदर अली, J24/7 न्यूज़, गाजीपुर बॉर्डर। अम्बेडकर नगर में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस के सामने हुई मारपीट। पुलिस के आला अधिकारियों के सामने महिलाओं ने जमकर बवाल काटा। आपको बता देते हैं ये बड़ी खबर आ रही है, पुलिस के आला अधिकारियों के सामने महिलाओं ने जमकर बवाल किया और उसके बाद पुलिस के सामने सभासन पति की ईंट पत्थर से पिटाई भी हो गई थी। ईंट पत्थर भी एक दूसरे के सामने मारने की शुरुआत हो गई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अम्बेडकर नगर से ये मामला निकलकर सामने आया। अतिक्रमण हटाने पुलिसकर्मी पहुंचे थे, वहीं मारपीट हो गई थी। पुलिस के आला अधिकारियों के सामने आपको बता देते हैं कि पत्थर से मारपीट होना शुरू हुई थी और उसी घटना का वीडियो अब इंटरनेट की दुनिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता देते हैं ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसी के बीच ये जानकारी निकल कर आ रही है कि अम्बेडकर नगर में अतिक्रमण हटाने जब पुलिस प्रशासन पहुंचता है, पुलिस के कर्मचारी वहां पर पहुंचते हैं, आला अधिकारी वहां पहुंचते हैं, लेकिन महिलाओं ने जमकर बवाल किया है और टीवी स्क्रीन पर ये वीडियो आपके सामने है, जिसे देखकर आप समझिएगा किस तरह से पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंची है अपना काम करने के लिए। लेकिन इसी बीच महिलाओं ने जमकर बवाल किया और ईंट और पत्थर एक दूसरे पर मारना भी शुरू कर दिया। तो ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो आपको बता देते हैं अम्बेडकर से ये खबर निकल कर आई है। अम्बेडकर में अतिक्रमण हटाने उत्तर प्रदेश में दिल्ली वहां पर पुलिस पहुंची थी, जिसमें मारपीट का जो वीडियो है वो सामने आया। तो ये वीडियो टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से महिलाएं एक दूसरे के सामने झड़प करती हुई नजर आ रही हैं, छीना झपटी और पुलिस अधिकारियों पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात राजधानी लखनऊ की कर लेते हैं। राजधानी लखनऊ में महिलाओं के प्रति घटने वाली घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़, रेप और गैंग रेप जैसी मामले बढ़ते चलते जा रहे हैं, पर सरकार इन मामलों को रोकने में नाकाम साबित होती जा रही है। ताज़ा मामला राजधानी लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र का है, जहां इंस्टाग्राम से दोस्ती मॉडल बनाने का सपना दिखाने के बहाने से युवती के साथ रेप किया और उनको मारा पीटा। और जब इसकी जानकारी युवती की ओर से पुलिस को दी गई तो मौके पर पुलिस पहुंची, जांच में जुट गई। फिलहाल रेप करने वाले आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों युवती की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। युवतियों का मेडिकल कराने के लिए उन्हें अस्पताल में भी भेज दिया। उसी होटल में बड़े आपके म्यूज़िक एल्बम के नाम पे ऑडिशन कंडक्ट कराया गया था, जिसमें लड़की गई थी, मॉडल है, वो मॉडलिंग करती है, गई थी। तो ऑडिशन लिया गया उसका, पहले शुरुआत में प्रॉपर तरीके से ऑडिशन लिया गया। ऑडिशन लेने के बाद जब पूरा ऑडिशन हो गया, उसके बाद जब जाने के लिए वो उठी तो उसको रोक लिया गया। आज से 1 हफ्ते पहले उस लड़की के साथ भी रेप हुआ, उस समय उसको मारा भी था, बहुत सारी चीज़ें की उसके साथ। फिलहाल FIR दर्ज हो गई है और दोनों लड़कियां PG में रहती हैं, यहाँ पे बाहर की रहने वाली हैं। ये जॉब फ्रेंड ने करती क्या है, देश पे बुलाया गया? एक तो दोनों पहले 112 में जॉब करती थी। अब फिलहाल एक तो लड़की मॉडलिंग में है, मॉडलिंग कर रही है, दूसरी लड़की आपकी जॉब की तलाश में है, जॉब की तलाश का इंटरव्यू के लिए देने गई थी। ये थाना क्षेत्र विभूति खंड के अंतर्गत विराजखंड 1 से 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी युवती के साथ में रेप की घटना हुई है। तत्काल मौके से पर विभूति खंड थाना की पुलिस गई। वहाँ एक 23 वर्षीय युवती ने बताया कि मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से शुभम और प्रियांश नामक एक व्यक्ति ने मॉडलिंग असाइनमेंट देने के नाम से नीलांचल मीडिया हाउस नामक गेस्ट हाउस में बुलाया था। इस गेस्ट हाउस में उनके साथ गलत काम हुआ।
और उन्होंने इस बारे में ये भी बताया कि उनकी एक सहेली है उसके साथ भी, जिसकी उम्र भी लगभग 20-21 साल है, उसके साथ भी इस तरह की घटना पहले हुई। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। मुख्तार अंसारी को लेकर एक बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में भेजा जाएगा, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। कई समय से ये मामला चल रहा था, 2 हफ्ते में यूपी की जेल भेजा जाएगा मुख्तार अंसारी को। सुप्रीम कोर्ट मुख्तार अंसारी को यूपी जेल में भेजा जाएगा, ये जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस वक्त की मुख्तार अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि कई समय से मुख्तार अंसारी को लेकर बातें निकल कर आ रही थी कि वो पंजाब की जेल में बंद है, लेकिन 2 हफ्ते में यूपी सरकार जेल भेजा जाएगा मुख्तार अंसारी को। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं। मुख्तार अंसारी को लेकर ये खबर निकल कर आ रही है और इसी खबर पर आपको बता देते हैं कि ज्यादा जानकारी के लिए निशांत राय हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। निशांत राय, बताइएगा, मुख्तार अंसारी को लेकर कई समय से ये खबरें निकल कर आ रही थी कि मुख्तार अंसारी खुद मना कर रहे हैं कि वो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की जेल में नहीं जाना चाहते, उन्हें जान का खतरा है, तमाम ऐसी बातें वो कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। क्या अब उन्हें सीधे तौर पर भेज दिया जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश की जेल में? देखिए, मुख्तार अंसारी को लेकर जो पंजाब की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, उसमें सरकार ने बोला था कि मुख्तार अंसारी कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसके चलते उनको अभी किसी अन्य राज्य की जेल में शिफ्ट नहीं किया जा सकता है और सीधे तौर पर उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और जो पंजाब सरकार को चिकित्सक जो परामर्श दे रहे हैं उसके अनुसार कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उन्होंने पिछली बार तुषार मेहता जब कोर्ट में थे तो उन्होंने कहा कि 2 साल से पंजाब वाले केस में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई भी चार्जशीट दायर नहीं की गई है। इस लिहाज से मुख्तार कानूनन जमानत के अधिकारी हैं और वो जानबूझकर जमानत की अर्जी दायर नहीं कर रहे हैं ताकि वो पंजाब रह सके और सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी अपने गलत स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं, जिसके चलते पंजाब सरकार की शह पर उनको पंजाब में रखा जा रहा है। ये दोनों दलीलें कोर्ट में दी गई थी, जिसके बाद आज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और पंजाब सरकार की सीधे तौर पर दलील को खारिज कर दिया है और पंजाब सरकार की दलील खारिज करने के बाद से ये आदेश दिए हैं कि मुख्तार अंसारी को अगले 2 हफ्तों के भीतर उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाए। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार के बीच एक तरह से लड़ाई का बन चुका था, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने अब ये अहम फैसला दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो खूंखार अपराधी हैं, जो माफिया हैं, अब उनको सरकार बख्शने के मूड में नहीं है और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। अगर गाजीपुर में हम बात की जाए तो मुख्तार अंसारी के होटल से लेकर तमाम वो संपत्ति तोड़ी गई जो कि उन्होंने अवैध तरीके से कमाई थी या बनाई थी। दूसरी तरफ कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी आरोपी रहे मुख्तार अंसारी, तो कृष्णानंद राय की पत्नी ने एक पत्र लिखा था प्रियंका गांधी वाड्रा को और सीधे तौर पर यह आरोप लगाया था कि आपकी पंजाब की सरकार एक तरह से मुख्तार अंसारी को राज्य अतिथि का दर्जा दिया और लंबे समय से बीजेपी कांग्रेस को इस मामले में कटघरे में खड़े कर रही थी कि कांग्रेस की पंजाब सरकार एक माफिया को अतिथि के तौर पर ट्रीटमेंट दे रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि मुख्तार अंसारी को लेकर उन्होंने तमाम अपनी बातें कही थी और हामिद अंसारी के परिवार के होने की बात भी कही थी। उसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंजाब सरकार कहीं इन आरोपियों की मदद कर रहा है, उसको लेकर अब बड़ी जानकारी निकल कर आई थी। अब आगे बढ़ते हैं, बात तंत्र मंत्र के नाम पर अंधविश्वास की कर लेते हैं। अंधविश्वास को बढ़ावा देना और कुछ लोगों को किसी मजबूरी का फायदा उठाने से भी गुरेज नहीं करते हैं। ऐसी एक कलंक कथा बस्ती की सामने आई है, जहां एक किशोरी तांत्रिक पास इलाज के लिए पहुंची, जिसका फायदा उठाते हुए तांत्रिक ने इलाज के नाम पर उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी तांत्रिक के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तहरीर के मुताबिक उसकी तबीयत 22 साल मार्च की रात यानी कि अचानक खराब हो गई थी। उसकी मां उसी रात उसे इलाज के लिए पड़ोस के गांव में तांत्रिक सिपाही के घर ले गई थी। इलाज के नाम पर उसने नशीला पदार्थ पिला दिया था, जिससे वो बेहोश हो गई थी। मौके का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वो लहूलुहान हो गई। मामला ये है सर, वो हमसे बोली कि ले चलिए भाभी हमारे दवाई करवा दिए, तो हम लेके गए दवाई करवाने। तो यहाँ से बोली कि दवा कराना है, पेट में दर्द है, तो लेके गए जब डॉक्टर साहब के पास सरकारी अस्पताल में लेकर गए उनको हम, तो
जाके डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बताई कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, ये जो ब्लीडिंग आ रहा है, रात में हमें दवा खिला के हमारे साथ गलत काम ये किए हैं। सिपाही ये शहरिया के रहने वाले हैं, जात के हरिजन हैं। उन्होंने हमको बताया तो हम लेकर गए, डॉक्टर साहब हमको चौकी पर भेज दिए। चौकी पर हम गए, दरोगा साहब से सारी बात वो हमारी ननद बताई तो दरोगा साहब ने कार्रवाई की। थाना क्षेत्र गौर के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय बच्ची अपनी मां के साथ पड़ोस के गांव में गई हुई थी। बच्ची मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है। उसकी मां उसे नज़र उतरवाने के लिए ले गई थी, जहां पर एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने बच्ची को कोई नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वादिनी की तहरीर पर थाना गौर पर मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराकर प्रकरण में अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई। चलिए बात बुलंदशहर की कर लेते हैं। लड़की से छेड़छाड़ करने पर एक ई रिक्शा चालक की सड़क पर जमकर पिटाई हुई। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र बहलीमपुरा का है, जहां ई रिक्शा चालक ने उसका साथी सड़क पर जा रही युवती से छेड़छाड़ कर रहे थे। आरोप है कि छेड़छाड़ के साथ युवती ने उसका मोबाइल नंबर मांग रहे थे। ई रिक्शा में सवार युवती शिकायत पर स्थानीय लोगों ने ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गांव बहलीमपुरा से हमारी लड़की आ रही थी, दो लड़के ट्रेरी में उससे कमेंट कर रहे थे, बार बार उसे छेड़ रहे थे, काफी दूर से छेड़ते हुए आ रहे थे। उसने लड़की ने मुझे मैं कटिंग करा था, शेविंग करा रहा था, आते के साथ तुरंत मुझे पकड़ के बताया, चाचा मुझे ऐसे ऐसे हाथ से छेड़ते हुए आ रही है लड़की, ये दोनों लड़के। और अभी 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ एक और भी बैग छीनने का हादसा हुआ था। तो अब आपने पुलिस में दे दिया इसको? अब ये कोतवाली लेके जा रहे हैं और देखो क्या करते हैं, ये आप देखिए। पंचायत चुनाव के समय गोंडा प्रशासन की कानून व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आई। ताजा मामला तरबंजगंज थाना क्षेत्र के घांचा बिकापुर का है, जहां बीती रात 10 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गई थी। जानकारी के मुताबिक एक पक्ष में लोग बोलेरो गाड़ी में साड़ी भरकर क्षेत्र में बांट रहे थे, जिस पर दूसरे पक्ष ने वीडियो बनाने लगा। तभी दोनों के बीच घमासान शुरू हो गया और एक दूसरे के बीच जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई थी। ताबड़तोड़ फायरिंग होने से 2 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, तब जाकर गोलियों की आवाज शांत हुई। घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मामले की जांच के लिए पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। झगड़ा न कीजिए और उस झगड़े में चुनाव प्रचार चल रहा है इस समय, और चुनाव प्रचार में हम लोग रोकने के बजाय हम लोग मारना शुरू कर दी। 50 फायर किया उन्होंने, तो हम लोग उसमें घायल हो गए। 4 लोग घायल हो गए, 2 लोग आए हैं, 2 लोग नहीं आ पाए। तो थाने पे गए थे, क्या हुआ? थाने पर गए थे, वहाँ FIR लिखने से इनकार कर दिया। इन लोगों को चोट नहीं लगी है, हम पता करेंगे, उसके बाद FIR दर्ज करेंगे। अभी क्या चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, आपको बता देते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में 10 लोगों का आपको मामला बता देते हैं। 5 कर्मचारी और 5 अधिकारी हुए कोरोना पॉजिटिव। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से निकल कर आ रही है। 10 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, यानी कि कोरोना का मामला फिर एक बार सामने आया है। 5 कर्मचारी और 5 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लखनऊ से फिर एक बार खबर निकल कर आई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में 10 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश भी कोरोना से अछूता नहीं है। एक के बाद एक कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसको लेकर इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से निकल कर आ रही है। 5 कर्मचारी और 5 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव मिले। शिक्षा निर्देशालयों में 10 लोगों कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। लगातार कोरोना की लहर जो है ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसको लेकर हमने देखा कि 2020 पूरा कोरोना काल में हमने लड़ाई लड़ी और 2021 आते फरवरी में शांत कोरोना आते आते मार्च में उछाल खाने लगा और अब देखते ही देखते कोरोना ने एक बार फिर उछाल भर ली है। और इसी बीच ये खबर निकल कर आ रही है कि लखनऊ में एक बार फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और ऐसे में अब कोरोना की लगातार बढ़ती लहर को रोकने के लिए सरकार काफी काम करती हुई नजर आ रही है। तो अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जगत 24/7 न्यूज पर।